रत्नागिरी शहर में एक ऐसा मैदान हुआ करता था जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा रहता है। मैदान काफी पुराना, सुनसान और रहस्यमय लगता था। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब चीजें होती हैं, पर कोई भी हिम्मत करके देखने नहीं जाता था। एक दिन कुछ लड़के वहां से गुजर रहे थे। उन्हें अपनी फुटबॉल टीम बनानी थी। उसके लिए उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए खाली जगह या मैदान चाहिए था। इस मैदान को देखकर रवि भी ठहर गया और सोचने लगा, अरे ये इतना बड़ा मैदान है पर यहाँ कोई नहीं है, ऐसा कैसे? ये शहर में लोग खचाखच भरे पड़े हैं। कॉलोनी का पार्क कम, बाजार ज्यादा लगता है लोगों की भीड़ की वजह से। पर ये मैदान एकदम खाली कैसे? क्या सोच रहा है बे? चल, बहुत कम समय हमारे पास और हमारा सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। अजय रवि से बात कर ही रहा था कि उसका भी ध्यान मैदान की तरफ जाता है। अरे ये देखो, बगल में छोरा, शहर में ढिढोरा। ये रहा मैदान, कितना बड़ा है। चलो भाइयों, जगह की चिंता खत्म। अजय बाकियों को भी चिल्लाकर बुला लेता है। अजय की आवाज सुनकर निखिल और समीर भी आ जाते हैं। अरे वाह, देर आए पर दुरुस्त आए। पूरा खाली मैदान, कोई नहीं होगा यहाँ हमें रोकने टोकने के लिए। बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे हम। बिल्कुल भाई, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हम चारों को ही टीम में लिया जाएगा हमारी क्लास से। चिंता नहीं करो और खेलो। खेलते खेलते शाम हो गई, पर उन चारों को कोई खबर नहीं थी और देखते ही देखते रात हो गई। चलो भाई, सूरज ढल चुका है, हमें भी अब चलना चाहिए। नहीं, कल फाइनल ट्रायल है कॉलेज में और हम जरा भी भूल नहीं कर सकते। अभी और प्रैक्टिस बाकी है। मैं टॉर्च चार्ज करके लाया था, रुको अभी जला देता हूँ। उससे हमें पर्याप्त मात्रा में रोशनी मिलेगी, जिससे हम फुटबॉल आराम से खेल सकें। ओके? तभी मैदान में खेलते खेलते उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन हवा के साथ हल्की हल्की कानों में फुसफुसाहट भी सुनाई देने लगी। भाई एक मिनट, मुझे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है। अरे यहाँ हमारे चारों के अलावा और है ही कौन जो बोलेगा? तुझे वहम हो रहा है? चल रुक मत, देख कर बॉल आगे बढ़ा यार। हाँ, हो सकता है, शायद हवा की वजह से ऐसा लग रहा होगा। तभी अचानक फिर समीर ने देखा कि मैदान के झूले अपने आप हिल रहे हैं। ये देखकर समीर डर गया। भाई ये झूले कैसे हिल रहे हैं? भाई कुछ तो है, अब मुझे डर सा लग रहा है पक्का। चलो भाई घर चलते हैं, कल वापस प्रैक्टिस कर लेंगे अगर टाइम मिला तो। क्या यार, तू भी ना, रुक जा। रवि ने हिम्मत दिखाने के लिए झूले को हाथ से रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने झूले को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। तभी अचानक एक डरावनी आवाज उनके कानों तक पहुंच गई। तुम्हें खेलने का बहुत शौक है ना? चारों के कानों में ये गहरी डरावनी आवाज गूंजी। वे हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे चारों अपने इर्द गिर्द देखने लगे, पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। तभी फिर उन्हें एक भूतिया आवाज आई। हम वही हैं जिनका ये मैदान था और हमेशा रहेगा। अब की बार तो ये जवाब सुनकर उन चारों को एहसास हो गया कि उनके अलावा भी यहाँ कोई और है, पर कौन? ये सवाल उन सबके मन में घर कर रहा था, क्योंकि उन्हें सिर्फ डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक चारों के सामने डरावने भूतों का एक झुंड दिखाई दिया। उन्हें देख उन चारों की तो जैसे टाई टाई फिस हो गई थी। जितना भी जोश उनके अंदर भरा पड़ा था, सब बाहर आ गया। अरे ये क्या हुआ? मेरे पैर निकल क्यों नहीं रहे? हमारी बिना मर्जी के नहीं हिलेंगे, चाहे आजमा के देख लो। हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेलो, आओ हम भी खेलेंगे साथ में। कैसा खेल? फुटबॉल का खेल, पर नियम हमारे होंगे उसमें। नियम तो हमें पता है, पर क्या आपको भी पता है? खेल हमारा, नियम भी हमारा। तुम अपने नियम अपने पास रखो। हमारे साथ का खेल हमारे नियमों पर आधारित होगा। और नियम? जो हारेगा उसकी आत्मा यहीं रह जाएगी। और अगर हम जीत गए तो? आप हंस क्यों रहे हो? आज तक कोई नहीं जीता, लेकिन तुम लोग कोशिश कर सकते हो। और हम खेलने से मना कर दे तो?
बिना हमारी मर्जी के मैदान के बाहर नहीं निकल सकते तुम, तो बेहतर होगा हमारी बात मानो। खेलना तो तुम्हें पड़ेगा बच्चू, वरना उसकी कीमत तुम्हारी जान भी हो सकती है। वे चारों सहम गए और खेलने को मजबूर थे, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था उनके पास। रवि और बाकी दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई। चारों दोस्त कांपते हुए फुटबॉल खेलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेंद को छुआ उनके शरीर भारी होने लगे, जैसे कोई उनके अंदर घुस रहा हो। तभी अजय की आंखें लाल होने लगती हैं, जैसे उसकी आंखों में खून उतर रहा हो, और बाकी दोनों का भी हाल उनके जैसा ही था। उनका शरीर मानो उनका रहा ही ना हो। वे चारों अजीब सी हरकतें करने लगे, जैसे शरीर तो उनका था पर उनकी हरकतें और दिमाग कोई और काबू कर रहा हो। भूतों की टोली जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उनका सोचा हुआ प्लान काम कर रहा हो। गेंद हमारी आत्माओं से बनी है। इसे जितना खेलोगे उतना हमारे नियंत्रण में आते जाओगे, और हम जैसा चाहेंगे वैसा ही तुम करोगे। और यही बात है कि तुम अभी भी हमारे हिसाब से ही काम कर रहे हो। शरीर तो तुम्हारा है, पर तुम पर काबू हमारा है। अब तुम लोग हमारे इशारे पर ही काम करोगे। अब वे चारों समझ गए थे कि ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। इधर निखिल गुस्से में अपने दोस्तों से भी झगड़ा कर रहा था। ये सब देखकर भूतों को बहुत मजा आ रहा था। यहाँ अजय बस फुटबॉल को बार बार किक ही मारे जा रहा था। रवि ने हिम्मत दिखाई और जोर से चिल्लाया, हम ये खेल नहीं खेलेंगे। अगर तुमने रुकने की कोशिश भी की तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। नहीं, मुझे छोड़ दो। अपने बाकी दोस्तों से बोलो जो कर रहे हैं करते रहें, वरना मैं तुझे यहीं से नीचे छोड़ दूंगा। फिर तेरा शरीर 100 टुकड़ों में बट जाएगा। पूछ ले अपने दोस्तों से क्या करना चाहते हैं। तभी रवि को याद आया कि उसके दादा बताते थे, भूत उन्हीं जगहों पर रहते हैं जहाँ उनकी आत्मा कैद होती है। अगर उस जगह को नष्ट कर दिया जाए तो वे भी खत्म हो जाते हैं। रवि ने अपने मन में ही कहा, मुझे मैदान को नष्ट करना होगा। यही एक रास्ता है इन भूतों से बचने का। रवि चलते चलते ही इधर उधर देख रहा था कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैदान नष्ट किया जा सके। वो अपना दिमाग चला ही रहा था कि तभी उसका ध्यान उसके बैग पर गया। वो उल्टा चलते हुए ही भूतों से नजर बचाकर भागकर पास गया और उसमें से लाइटर निकाला और मैदान में पड़ी सूखी घास के पास जाकर उसे आग लगा दी। देखते ही देखते आग भड़क उठी। भूत चीखने लगे, नहीं, हमारे खेल को खत्म मत करो। लेकिन आग भयंकर रूप ले चुकी थी। अजय का शरीर नीचे गिरा और उसकी आंखें वापस सामान्य हो गई। बाकी लोगों का भी अपनी हरकतों पर काबू आ गया। वे सभी सामान्य हो गए और चारों दोस्त मैदान से भाग निकले। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मैदान की जगह एक वीरान जलती हुई जमीन थी। भूतों की चीखें धीरे धीरे शांत हो गई। अगली सुबह लोग मैदान की हालत देखकर चौंक गए। क्या हम सच में भूतों से लड़े थे? हाँ, लड़े तो थे। कल का दिन मैं कभी नहीं भूल सकूंगा, पर लगता है मैदान अब सुरक्षित है। फिर वे चारों सुबह मैदान की तरफ से होते हुए अपने कॉलेज गए और वहां उन्होंने फुटबॉल खेलने की प्रक्रिया के लिए ट्रायल दिया और चारों कंपटीशन के लिए पास हो गए। ये उनका हमेशा का सपना था कि वे अपने शहर को फुटबॉल कंपटीशन में पेश करें, पर इस तरीके से मौत के मुंह में जाकर ये सपना पूरा होगा, इसका अंदाजा नहीं था। ट्रेन के सामने का हिस्सा चुड़ैल की मुंह की तरह हो जाता है। फिर वो चुड़ैल की चेहरा वाली ट्रेन चलने लगती है। नीमतला के शमशान में एक चिता की आग जल रही है और उसी शमशान के किनारे एक छातीन की पेड़ पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे एक मामदो भूत और चुड़ैल। समझा मामदो, इंसान सिर्फ तरक्की के पीछे ही भाग रहे हैं। चारों तरफ कितनी तेजी से विज्ञान की विकास हो रहा है। जमाना हवा की तरह बदल रहा है। लेकिन कभी सोचा है इस दुनिया की इंसान भाग दौड़ करके कितने भी तरक्की कर ले, मरने के बाद इस शमशान की चिता
और मिट्टी में कफन की समाधि के लिए आधुनिक विज्ञान की कोई जरूरत नहीं। यह रस्म अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। मामदो, तूने तो बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तो पीढ़ियों से ये शमशान ऐसा ही है। ये रिटायरमेंट की जिंदगी यहाँ शांतिपुर की शमशान में बड़े शांति से बिता रहे हैं। चुड़ैल और मामदो भूत पेड़ की डाल पर बैठकर अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे। जल्दी से खाना खा के सो जाइए, कल सुबह आपको शहर जाने के लिए ट्रेन भी तो पकड़ना है। कल सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। हमारे गांव में कोई रेल स्टेशन नहीं है। 3.5 मील पैदल चलकर स्टेशन पहुंचना पड़ता है। सुबह के ट्रेन ना मिले तो मुश्किल हो जाएगी। न जाने कब हमारे गांव में भी एक रेल स्टेशन होगी। अगर यहाँ हमारे गांव में रेल स्टेशन बन जाते तो गांव वालों को बहुत सुविधा मिलती। इसके बाद वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह शांतिपुर के शमशान में दिखा जाता है 2 शॉर्ट पैंट वाले बाबू लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। मामदो, ये लोग कौन है रे? इनके साथ तो कोई मुर्दा नहीं है। फिर शमशान में ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या पता, इतनी अंग्रेजी मिलाकर बात कर रहे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। Our calculation is right. अगर हम रेल पटरी को इस जंगल के बीच से निकाले तो 2 स्टेशनों की दूरी काफी कम हो जाएगी। Yes, you are right. पास में शमशान है, हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा। अरे तुम भी ना, क्या तुम भी भूत प्रेत में यकीन करते हो? अरे कुछ नहीं होगा, चलो हम अफिसरों को बता देते हैं। कल से ही रेल पटरी बिछाने की काम शुरू कर देंगे। इसके बाद वो दोनों बाबू लोग शांतिपुर की शमशान से चले जाते हैं। तब मामदो चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, उनकी बात मुझे ठीक नहीं लग रही। लगता है हमारी शांति अब ज्यादा दिन का नहीं है। मैं जितना समझा वो लोग रेल पटरी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। ये तो क्या कह रहा है? रेल पटरी और हमारे शमशान में? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। अगले दिन सुबह वो दोनों अफसर रेल की पटरी लगाने के लिए कुछ मजदूरों को लेकर उस शमशान में आते हैं। अरे जल्दी करो, दिखाई नहीं दे रहा, पास में शमशान है। शाम होने से पहले हमें काम खत्म करके लौटना पड़ेगा। शमशान के पास पटरी लगाने की काम शुरू हो जाता है। मशीनों की आवाज से शांत शमशान इलाका गूंज उठता है। जंगल के सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। पंछी भी उड़ जाते हैं। हमारे शमशान में ये कैसा संकट आ गया? ये लोग अब हमें चैन से जीने नहीं देंगे। सारे जानवर बेघर हो जाएंगे। हमें कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। उन्हें यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। तभी मामदो अपनी भुतिया शक्ति से एक पेड़ की डाल तोड़कर बिल्कुल उन लोगों के सामने गिरा देता है। अरे बाप रे, अचानक यहाँ पेड़ की डाल कैसे टूटी? तभी मामदो और चुड़ैल उनकी तरफ पेड़ के फल फेंक के मारने लगते हैं। अरे बाप रे, मर गए। कहाँ से ये फल उड़ के आ रहा है? आसपास कोई बंदर भी नहीं है। बाबू, ये सब देखकर तो हमें ठीक नहीं लग रहा। हम अब यहाँ काम नहीं करेंगे। पास में शमशान, जरूर कोई भूत का काम है। किसी भी हालत में हम यहाँ से नहीं भाग सकते। बड़े अफसर हमें ये काम दिया है। ये काम पूरा करने से हम लोगों को प्रमोशन मिलेगा। जो भी हो जाए, हम ये काम खत्म करके ही लौटेंगे। जल्दी से हाथ चलाओ। वो भूतों के अत्याचार सहकर भी शमशान के पास रेल पटरी बिछाने का काम पूरा करते हैं। बाबू, अब तो यहाँ से जल्दी चलो, वरना हम जिंदा नहीं लौटेंगे। काम पूरा करके वो लोग शमशान छोड़ के चले जाते हैं और अगली सुबह से उस रेल पटरी पर ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है। शांतिपुर में नया रेलवे स्टेशन बनता है और गांव वाले नए ट्रेन में चढ़कर, तुम जो भी कहो भैया, हमारे गांव में रेल स्टेशन बनने से बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल सही कहा, नहीं तो 3.5 मील पैदल चलकर स्टेशन जाना पड़ता था।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शमशान के पास से हमेशा ट्रेन जाने लगते हैं और ट्रेन की आवाज से शमशान के सारे भूत परेशान हो जाते हैं। तभी एक रात शमशान के सारे भूत मिलकर बैठक करते हैं। नहीं नहीं, किसी भी हाल में इस शमशान के पास से ट्रेन चलने नहीं दी जाएगी। इतनी खाली जगह पड़ी है, वहाँ रेल पटरी बिछा के वहाँ से ट्रेन लेकर जाएं। हमारे शमशान के पास ही क्यों रेल पटरी बिछाया जा रहा है? शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए। लगता है अब इन्हें और ज्यादा डराना पड़ेगा। पेड़ की डाल गिराना, फल फेंकना काफी नहीं। यहाँ से रेल पटरी कटवाने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त तरकीब है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले दिन सुबह जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है तभी अचानक वो ट्रेन शमशान के पास रुक जाती है। चुड़ैल, यही मौका है, आत्मा बन के अभी ट्रेन में घुस जा। और वो चुड़ैल आत्मा बनकर ट्रेन में घुस जाते ही ट्रेन के सामने का हिस्सा चुड़ैल की मुंह की तरह हो जाता है। फिर वो चुड़ैल की चेहरा वाली ट्रेन चलने लगती है। तभी उधर एक बच्ची अपनी माँ के साथ नया ट्रेन देखने के लिए आती है। देखो बेटी, ट्रेन आने की समय हो गई है। देखना कितनी बड़ी और सुंदर है वो ट्रेन। बहुत मजा आएगा, आज मैं रेलगाड़ी देखूंगी। तभी वो चुड़ैल की मुंह वाली ट्रेन उस तरफ ही आ रही थी और ऐसा चुड़ैल वाली भूतिया ट्रेन देखकर वो बच्ची बहुत डर जाती है। राम राम राम, मैंने ये क्या देखा? ट्रेन के सामने चुड़ैल का चेहरा। ये तो चुड़ैल की मुंह वाली ट्रेन है। वो ट्रेन स्टेशन में पहुंचते ही उस डरावनी ट्रेन को देखकर कोई उसमें चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। स्टेशन के सारे यात्री डर के मारे भागने लगते हैं। पता है, आज बेटी को लेकर ट्रेन दिखाने गई थी। वो ट्रेन कितनी डरावनी थी। ट्रेन के सामने चुड़ैल का चेहरा था। हाँ, गांव वाले यही कह रहे हैं। और शांतिपुर के शमशान के पास ट्रेन अपने आप रुक जा रही है। फिर ट्रेन की रूप बदलकर चुड़ैल की मुंह वाली ट्रेन बन जाता है। इसके बाद से दिन पर दिन ऐसा ही होता रहा। गांव वाले चुड़ैल वाली ट्रेन को देखकर उसमें चढ़ने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार रेलवे अधिकारी उस शमशान के पास की रेल लाइन बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ से नई रेल लाइन बनाते हैं। उसके बाद से फिर कभी चुड़ैल वाली ट्रेन नहीं दिखा गया। इन दिनों मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब फिर से पहले की तरह हम शमशान में शांति से रहेंगे। इंसान तरक्की के पीछे भागता रहे, लेकिन आखिर में उसे असली सच्चाई का पता चल ही जाएगा। तब वो शांति ढूंढेगा, समझी? क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम है अभिजीत, प्रीति, मालती, साक्षी, इमरान, अनीक, सुमित्रा, निशांत, ज्योति, अहना, रहमत, सानिया, अभिनव, विष्णु, आशीष। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा। कपिला, ए कपिला, जरा देख, तेरे लिए खेत से कितनी नरम और हरी भरी घास लेकर आई हूँ। माधवी की आवाज सुनते ही कपिला दौड़ती हुई उसके पास आ जाती है। फिर माधवी कपिला को घास खिलाती है और कपिला खुशी खुशी घास खाने लगती है। मेरी प्यारी गाय, पेट भर कर खा। कुछ ही दिनों में तेरा बच्चा जन्म लेगा। इस समय तुझे अच्छा खाना खिलाने की भी हमारी हैसियत नहीं है। घास के सिवा तुझे कुछ खिला नहीं सकते। माधवी और उसका पति गोविंद डींगी भांगा गांव के एक मिट्टी के घर में रहते हैं।
माधवी दिन भर घर का काम और कपिला की देखभाल करती है और गोविंद खेतों में मजदूरी करता है। इसी तरह से उनका जीवन चलता है। एक दिन माधवी जब गौशाला की सफाई कर रही थी तब गोविंद, माधवी, तुम इतनी काम क्यों कर रही हो? भूल गई कि तुम गर्भवती हो? तुम अपना ख्याल रख रही हो ना, और समय पर खा पी रही हो ना? हाँ, मैं सब कुछ समय पर कर रही हूँ। हमारी कपिला भी गर्भवती है, कुछ दिनों में उसे भी बच्चा होगा। ऐसी वक्त में उसका भी तो ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन उसे घास के सिवा कुछ अच्छा खिला नहीं सकते। चिंता मत करो भाग्यवान, कपिला की बच्चा होते ही हमारे गरीब की परिवार में थोड़ा पैसा आएगा। उसकी बच्चा दूध पीने के बाद जो दूध बचेगा उसे बेचकर हमें जो पैसा मिलेगा उससे अच्छा खाना खिला सकूंगा। अब चलो, बहुत देर हो गई है, हाथ मुंह धो के थोड़ा आराम कर लो। तुम भी तो सुबह से खेत पर काम कर रहे हो। फिर दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत उनके घर के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर कपिला गाय पर पड़ती है। वाह, ये गाय बहुत मोटी और तंदुरुस्त है। ये बहुत दूध देगी। अगर इसे चुरा कर ले जाओ तो कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत कपिला की रस्सी खोलते ही कपिला गाय डर के मारे जोर जोर से रंभाने लगती है। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसके मुंह के सामने कुछ जादू जैसा करते ही कपिला एकदम शांत हो जाती है। वो बुढ़िया की बस में होकर उसके साथ साथ जाने लगती है। बात क्या है? कपिला इतनी जोर से रंभा के चुप हो गई। इन दिनों इतनी गर्मी पड़ रही है, शायद उसे भी बहुत गर्मी लग रही है। तुम खाना खाने के बाद कपिला को तालाब से नहा के लाओ। वो बुढ़िया कपिला को बश में करके गांव से बाहर जंगल की ओर ले जाती है। आज मेरा भूख मिटाने के लिए शिकार में लगाया है। आज मैं इस मुर्गी को खाऊंगी। तू डर मत, मैं तुझे नहीं खाऊंगी। तेरा बछड़ा होने के बाद मैं तेरी दूध पीऊंगी, इसीलिए तू बच गया। हंसते हुए वो बुढ़िया अपना वेश बदलकर असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। कपिला सम्मोहित होकर उसके साथ जंगल के बीचों बीच चुड़ैल की कुटिया तक पहुंच जाती है। भाग्यवान, भाग्यवान, कपिला कहाँ है? गौशाला में तो नहीं है। गोविंद की आवाज सुनते ही माधवी दौड़कर वहां आती है और खाली गौशाला देखकर, ये क्या? मेरी कपिला कहाँ गई? कहाँ गई मेरी कपिला? माधवी बाहर निकलकर कपिला को जोर जोर से पुकारने लगती है। कपिला, ओ कपिला, कहाँ गई मेरी बच्ची? कपिला! दूर पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं देखकर माधवी उनके पास जाती है। ए लालटू, पटला, शिवली, तुमने मेरी कपिला गाय को इधर से जाते हुए देखा क्या? नहीं चाची, मैं बस अभी अभी खेलने आई। नहीं चाची, मैंने भी नहीं देखा। जब मैं घर से आ रही थी तब देखा कि एक बूढ़ी, एक मुर्गी और एक सफेद गाय को लेकर उस तरफ गई। एक बुढ़िया सफेद गाय को लेकर जा रही थी? वो बुढ़िया किस तरफ गई? उधर, उस जंगल की तरफ। ये सुनते ही माधवी डर जाती है और बिना एक पल गवाए जंगल की ओर भागती है। उसके पीछे पीछे गोविंद भी जाता है। कपिला, ओ कपिला, कहाँ है तू कपिला? तुम ऐसे परेशान मत हो। अगर कोई बूढ़ी हमारा गाय को चुरा कर ले गई है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। हम जरूर उसे ढूंढ निकालेंगे। कपिला को ढूंढते हुए वो दोनों जंगल के काफी गहराइयों में चले जाते हैं, लेकिन कपिला कहीं दिखाई नहीं दी। तभी माधवी रो पड़ती है। कपिला, कपिला मेरी गाय, तू कहाँ है? कहाँ है कपिला? एक बार आवाज तो दे कपिला। तभी गोविंद की नजर एक मुर्गी के पंख पर पड़ती है। उधर देखो, एक मुर्गे की पंख। शिवली कह रही थी ना कि वो बूढ़ी एक मुर्गी भी लेके जा रही थी। हाँ,
उसने तो मुर्गी की बात की थी। वो दोनों पंख के निशान देखते हुए और आगे बढ़ते ही उन्हें और एक पंख दिखाई दी। भाग्यवान, इन पंखों का पीछा करते हैं। लगता है हम उसके बहुत करीब है। पंख को देखते हुए वो जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच जाते हैं। कपिला, ए कपिला! तुमने एक चीज गौर की? जंगल की यहाँ कोई चिड़िया या जानवर की आवाज भी नहीं आ रही, पूरा सुनसान। वो कपिला को पुकारते हुए और आगे बढ़ते हैं। ये क्या? लगता है इस तरफ कोई इंसान आ रहा है। मैं जिनका गाय चुरा कर लाई हूँ जरूर वही आ रही है। मुझे जल्दी अपनी भेष बदलना पड़ेगा। कपिला की सम्मोहन टूटते ही अनजान जगह को देखकर डर के मारे जोर जोर से रंभाने लगती है। तुमने सुना? कपिला की माँ पुकार। तुमने सुना? किधर है वो? कपिला, कपिला, कपिला! उधर कपिला अपनी मालकिन की आवाज सुनते ही वो जोर जोर से रंभाने लगती है। उस तरफ आवाज उस तरफ से आ रही है। माधवी और गोविंद कपिला की आवाज सुनकर उस तरफ जाते ही देखते हैं एक पुराने कुटिया की आंगन में कपिला बंधी है। वहाँ चारों ओर जानवरों की हड्डियाँ बिखरी होती है। माधवी कपिला को देखते ही दौड़ते हुए जाके कपिला से लिपट जाती है। ठीक तभी चुड़ैल बुढ़िया की भेष में कुटिया से बाहर निकलती है। वो मेरी गाय है, छोड़ दे उसे। चोर की माँ की लंबी जुबान, हमारी गाय को चुरा कर कहती हो तुम्हारी गाय है। मैं तुम्हारे खिलाफ गांव के मुखिया से शिकायत करूंगी। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। इस उम्र में चोरी, छी 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 छी। इतनी बड़ी बड़ी बात मत कर। तू मुझे सजा दिलाएगी? मैं तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल देखती है कि माधवी गर्भवती है। बुढ़िया अपने हाथ मुंह के सामने लाकर कुछ बड़बड़ाती है और धूल जैसा एक अजीब चीज माधवी के ओर फेंक देती है। तुम हम पर धूल झोंक के सोच रही हो कि हमसे बचकर भाग जाओगी? भागने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक बूढ़ी हो, शायद तुमसे गलती हो गई, इसलिए हम माफ कर देते हैं। गोविंद की बात सुनकर बुढ़िया हंसने लगती है। फिर दोपहर बीतकर शाम हो जाती है। गोविंद और माधवी अपना कपिला गाय को लेकर घर की ओर जाने लगे। फिर घर पहुँच के कपिला को गौशाला में बांध देते हैं। कपिला, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रुक जा, मैं तुझे घास देती हूँ। माधवी कपिला को खाने के लिए घास देती है और कपिला वो घास खाने लगती है। भाग्यवान, आसमान में काले बादल छा गए। लगता है अभी तेज तूफान आएगा। चलो हम कमरे में चलते हैं। फिर शाम के वक्त से तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। फिर रात को खाना खाते वक्त माधवी और गोविंद, आज तो बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रही। ऐसी मौसम में आसमान में जब तक काले बादल रहेगा तब तक बारिश होती रहेगी। चलो हम खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश में अचानक माधवी के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। मैं और नहीं सह पा रही हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रही है। मैं और सहन नहीं कर सकती। थोड़ा सब्र करो, मैं अभी दाई माँ को बुला कर लाता हूँ। फिर गोविंद भीगते हुए दाई माँ को बुला कर लाता है। फिर दाई माँ अंदर आके माधवी को देखते ही, भगवान, गोविंद, तेरी मम्मी की ये हालत कैसे हो गई? क्या हुआ दाई माँ? माधवी को बहुत दर्द हो रही है, अब कुछ कीजिए दाई माँ। तेरी मम्मी की गर्भ पर किसी की बुरी नजर लगी है। यह बुरी नजर जरूर कोई आत्मा का होगा। तेरी बीवी और बच्चे में से कोई एक बच सकता है। माधवी की दर्द भरी चीखें और रोने की आवाज कपिला सुनती है और कपिला सब कुछ समझ जाती है।
तभी देखा जाता है कि माधवी की शरीर से वो धूल जैसी चीज कपिला अपनी ओर खींच लेती है। तभी माधवी का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। इधर गर्भवती कपिला गाय की वो दर्द शुरू हो जाती है। फिर तूफान में कमरे से नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। ओ गोविंद, भगवान ने तुझ पर कृपा की है। तेरी बीबी ने बेटी को जन्म दिया है और दोनों स्वस्थ भी है। ऐसा चमत्कार बहुत कम देखा जाता है। हे जी, मेरी कपिला ठीक तो है ना? वो इतना चिल्ला क्यों रही थी? हाँ, कपिला अब शांत हो गई। तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर शायद वो चिल्ला रही थी। अगली सुबह गोविंद गौशाला में जाकर देखता है कि कपिला ने एक सुंदर बछड़े का जन्म दिया है। लेकिन कपिला, तू हिल क्यों नहीं रही? तू इस तरह से लेटी क्यों है? कपिला, जवाब क्यों नहीं दे रही? कपिला, क्या हुआ है तुझे? कपिला! ये सुनते ही माधवी गौशाला में दौड़ती हुई आती है। हे जी, कपिला के मुंह से ऐसी झाग क्यों निकल रही है? कपिला! कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है। और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अभिजीत, प्रीति, मालती, साक्षी, इमरान, अनीक, सुमित्रा, निशांत, ज्योति, अहना, रहमत, सानिया, अभिनव, विष्णु, आशीष। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि नई शुरुआत सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन कुछ जगहें शुरुआत नहीं अंत होती है। कविता की उम्र 26 साल थी। वो एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी लड़की थी। अभी अभी उसने अपना नया बिजनेस भी शुरू किया था, हेयर स्पा का। स्वर्ण केश हेयर स्पा। कितना अच्छा नाम रखा है मैंने अपने हेयर स्पा का। ये स्पा कविता ने हाल ही में खोला था। एक पुरानी दुकान जो थोड़ी खंडहर हो चुकी थी, उसी को कविता ने सजाया था। ये दुकान सस्ते में उसको मिल गई थी। दीदी, आपने इस जगह को क्यों चुना? मेरे सपने को उड़ान भरने के लिए ये जगह बहुत है चुटकी। मैं कुछ समझी नहीं। कविता मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तब समझोगी। उसके बाद कविता ने दुकान के बाहर एक चमचमाता साइन बोर्ड लगाया था। नीचे लिखा था, यहाँ बालों की हर समस्या का समाधान है। बस एक ग्राहक आ जाए, सब बदल जाएगा। कि तभी दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज से खुलता है। एक महिला सफेद साड़ी में प्रवेश करती है, चेहरा झुका हुआ। हाँ जी मैडम, बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ बाल धोने आई हूँ, गर्म पानी से मेरे बाल गंदे हो गए हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद उस महिला ने कहा, बहुत सालों से बाल नहीं धोए हैं ना, इसी वजह से। कविता चौंक जाती है, लेकिन व्यावसायिक मुस्कान के साथ जवाब देती है, जरूर मैडम, बैठिए ना। भला आज के समय में साल भर कोई कहाँ रहता है बिना बाल धोए? शायद दिन बोले होंगे, मुझे गलत सुनाई दिया होगा। मैम, आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम सौंदर्या है। बहुत अच्छा नाम है। लेकिन जैसे ही वो महिला बाल धोने बैठती है, उसके बाल बहुत भारी होते हैं। बालों से झाग नहीं, काले धुएं जैसी भाप निकलती है। एक अजीब सी गंध फैलती है, जैसे कुछ जला हो। मैडम, आपके साथ कोई हादसा हुआ था क्या? आपके बाल तो बहुत खराब है। महिला मुस्कुराती है, नहीं, मेरा सर थोड़ा ऐसा है जिससे पानी निकलता है। कविता तब शैम्पू निकाल रही होती है। उसकी ये बात सुन झटके से घूमती है। क्या बोला आपने? लेकिन कुर्सी खाली होती है, वहाँ कोई नहीं आता। कविता डर के पीछे देखती है, कोई नहीं था। बड़ी अजीब सी औरत है, बातें भी अजीब सी की, अजीब सी दिखने में भी। अच्छा ही हुआ जो ये अजीब सी यहाँ से चली गई। कविता टेबल पर देखती है तो पैसे पड़े होते हैं और लिखा होता है, तुम्हारी पहली कमाई। कविता समझ नहीं पाती क्या हुआ। अगली सुबह जब कविता उठती है तो उसके बाल थोड़े लंबे हो गए होते हैं। दीदी, आपके बाल तो लंबे लग रहे हैं, आपने खुद के बालों पर कुछ किया है क्या? कविता अब कविता की तरह बात नहीं कर रही होती है। हाँ, मेरा हेयर स्पा है, लगूंगी नहीं क्या अच्छी? मधु की दीदी ने आज तक उससे ऐसे बात नहीं की होती है।
उसको अपनी दीदी से ऐसी बात सुनकर अजीब सा लगता है। क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो हो ना? कविता को अब ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो मधु को कुर्सी पर बैठा देती है। वो मधु को बांध देती है। चुप, एकदम चुप। जब से आई है चपड़ चपड़ करी जा रही है। रुक, अभी तेरा भी स्पा कर देती हूँ। मधु बहुत तेज तेज रोने लग जाती है, जिससे कविता होश में आ जाती है। क्या हुआ था मुझे? दीदी, आप बहुत डरावनी हो गई थी, एकदम चुड़ैल जैसी दिख रही थी। कविता ने मधु से माफी मांगी और उससे बोला कि वो अब कभी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन कविता मन ही मन सोच रही थी कि ये उसे क्या हो गया था। जब कविता बिस्तर पर लेटी, लेकिन उसकी आंखें खुली ही थी, तभी उसको अपने बालों में एक फुसफुसाहट जैसी आवाज आती है। ये अचानक से मेरे बालों को क्या हो रहा है? आज एकदम से बढ़ कैसे गए? अब ये आवाजें, एक काम करती हूँ, कंघी कर लेती हूँ। वो उठकर बालों में कंघी करती है, लेकिन कंघी रुक जाती है, जैसे बालों में कोई चीज अटक गई हो। वो बालों को खोलती है। बालों में एक कटी हुई चोटी लिपटी होती है, वो भी जली हुई। वो शीशे में देखती है तो उसको अपनी जगह सौंदर्या की झलक दिखाई देती है, वो भी चुड़ैल के रूप में। और फिर उसको उसी में दिखाई देने लगती है चीजें, जैसे कोई फिल्म। सौंदर्या की कहानी, जिसमें उसको दिखाई देती है एक लड़की अनीता। सौंदर्या, तुम्हारे बाल इतने अच्छे और सुंदर कैसे हैं? ये सब मेरे स्पा का कमाल है। सौंदर्या सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक हसीन औरत जिसके बाल उसकी शान थे, लेकिन गांव की औरतों को उससे जलन हो रही थी। कितना घमंड है इस लड़की को अपने बालों का, इसका घमंड तो तोड़ना पड़ेगा। सौंदर्या बहुत ही अच्छी लड़की दिखाई दे रही थी, सबकी मदद करना उसका भी खुद। एक दिन उसके घर 2 औरतें आई। देखो सौंदर्या, मुझे तुम्हारे जैसे बाल चाहिए, मेरा स्पा कर दो अच्छे से, ताकि मेरे बाल भी तुम्हारे जैसे हो जाएं और लोग मेरी भी तारीफ करें। जी बिल्कुल मैडम। लेकिन रेखा की नीयत कुछ और ही होती है, और वो और बिमला उससे जलती हैं, तो वो उस दिन मिलकर उसकी चोटी काट देती हैं। ये तुम लोगों ने क्या किया? मेरे बाल काट दिए। बिमला ने उसकी चोटी एक कुएं में फेंक दी, जिसके ऊपर आज कविता का स्पा है। उसके बाद रेखा और बिमला ने सौंदर्या का गला दबा दिया। बहुत ही इतराती है ना तू अपने बालों पर, आज न तेरे बाल बचे और न ही तू। वो दोनों उसको मार देती हैं, लेकिन उसके बाल कुएं में जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से सौंदर्या आज चुड़ैल बन गई होती है। एकदम से शीशा सामान्य हो जाता है और उसमें कविता दिखाई देने लगती है। जो मेरा सपना है, वही सपना शायद सौंदर्या ने भी देखा था। बेचारी कितनी सुंदर और मासूम थी। तभी शीशे में फिर से सौंदर्या आती है अपने चुड़ैल रूप में, और शीशे से बाहर निकलकर कविता के सामने खड़ी हो जाती है। अब ये स्पा मैं ही चलाऊंगी, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। वो गुस्से में कविता की गर्दन पकड़कर उसको हवा में उठा देती है। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं तो तुम्हारे जैसी हूँ। हम कोई उपाय निकालेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करूंगी तुम्हारे लिए। तू करेगी मेरे लिए? तुम सब एक जैसी हो, तुम कभी किसी का भला होते नहीं देख सकती। तुम सबको मेरे बालों से जलन थी ना, अब मैं किसी के भी बाल बचने नहीं दूंगी। ऐसा स्पा करूंगी। चुड़ैल अपने जादू से कविता को कुर्सी पर बिठा देती है और उसका स्पा करने लग जाती है। अपने बड़े बड़े नाखूनों से वो बाल धोते समय कविता के मुंह को भी नोच लेती है। तुम बहुत मतलबी हो सौंदर्या, तुमने हमेशा बस अपना सोचा, तभी तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे मौका ही नहीं देना चाहती। चुड़ैल और गुस्से में आ जाती है और कविता के बालों में रंग लगाने लगती है। तभी वहाँ मधु आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? छोड़ दो मेरी दीदी को, तुम बहुत गंदी हो। मेरी दीदी बहुत अच्छी है, उनको जाने दो ना। नहीं मधु, ये भी बहुत अच्छी है, दिल की साफ, सबकी मदद करने वाली, लेकिन शायद ये अब सब कुछ भूल चुकी है। सौंदर्या को एक बार फिर गुस्सा आ जाता है और वो मधु को पकड़ लेती है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम दोनों को छोड़ दूं ताकि तुम लोग भी मेरा मजाक बना सको और हंस सको कि हमने भी इस चुड़ैल को हरा दिया। मेरी दीदी कभी किसी का मजाक नहीं बनाती, वो तो हमेशा सबकी मदद करती है। आपका भी मजाक नहीं बनाएंगी, आप उनको एक मौका तो दीजिए। चुड़ैल उन दोनों की बातें सुनकर समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, तो वो एकदम से सारा स्पा उजाड़ देती है। सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मानो भूकंप आ गया हो। कविता और मधु एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये सब होते हुए देखते हैं। मेरे स्पा के नीचे ही वो कुआं है ना, जहाँ पर तुम्हारी चोटी है। क्या पता अगर वो चोटी मैं ला दूं तो तुम आजाद हो जाओ। क्या पता तुम्हारे बालों में तुम्हारे प्राण बसते हो। अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चुड़ैल कविता की बात सुनकर सन्न रह जाती है। उसको समझ नहीं आता कि कोई इंसान उसकी मदद क्यों करना चाहेगा। उसको लगता है कि क्या कविता सच में इतनी अच्छी है, क्योंकि आज तक उसको जितने लोग मिले होते हैं उन सब ने बस उसका फायदा उठाया होता है।
जिसकी वजह से चुड़ैल नाराज होती है। तुम क्या सच में मेरी मदद करना चाहती हो? हाँ, मेरी जान चोटी में ही है। अगर वो चोटी मेरे बालों पर फिर से लग जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, पर उसके लिए तुम्हें तुम्हारा स्पा तोड़ना पड़ेगा। अगर मेरा नुकसान होने से किसी का बहुत बड़ा फायदा होता है तो मुझे ऐसे नुकसान से कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना स्पा तोड़कर तुम्हारी चोटी कुएं से निकाल लूंगी। ये सुनकर चुड़ैल उन दोनों को छोड़ देती है। अब कविता अगले दिन अपना स्पा तुड़वा कर उसमें से चोटी निकाल लेती है और फिर वो चोटी उस चुड़ैल को दे देती है। मेरी मौत के बाद मुझे लगने लगा था कि कोई भी मेरा साथ नहीं देगा, सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया कविता। मेरा भी सपना था कि मेरा स्पा चले, वो तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन तुम्हारा स्पा कभी बंद नहीं होगा। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है हल्की रोशनी के साथ, और कविता का स्पा सेंटर दोबारा से खुल जाता है, और वो भी पहले से काफी सुंदर। कविता पूरे शहर में बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बारे ले लो। किस तरह का गुब्बारा चाहिए बेटा? लाल वाला गुब्बारा चाहिए। ये लो, लाल वाला गुब्बारा। कोई बात नहीं बेटा। घोल घोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, घोल घोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। पीले भी मैं लाया हूँ, नीले भी मैं लाया हूँ, गुलाबी भी मैं लेकर आया हूँ। गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। ये गुब्बारा है भूरा सा, लगता देखो भालू सा, हाथी जैसा ये गुब्बारा, जंगल में सबको प्यारा। ये गुब्बारा चंचल है, बंदर जैसा नटखट है, गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। चौकोर भी लाया, त्रिकोण भी लाया, गोल भी लाया,